जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम योजना और कुरुक्षेत्र को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मंथली मैगजीन होती है, जनवरी हम एडिशन देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है, ये सेकेंड पार्ट है इंडिया एट 75 योजना मैगजीन का। तो चलिए सेकेंड पार्ट, इसमें जो बची हुई चीज़ें हैं उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में देखेंगे, पब्लिक हेल्थ इनोवेशन के बारे में देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे एंड इन दी एंड पेरिस अग्रीमेंट के बारे में देखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आज हमें देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल फेडरलिज्म की। देखिए, फेडरलिज्म आपने जो वर्ड है कई बार सुना होगा। आपने अगर पॉलिटी कवर किया है हमारे कोर्स से तो आपने जो फेडरलिज्म है ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पर सेंटर है, सेंटर के नीचे हमें वेरियस स्टेट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ये जो स्टेट्स है इनके पास भी क्या पावर होती है, जैसे सेंटर के पास हमें पावर देखने को मिलती है। सेंटर कानून बना सकते हैं, क्या उसी तरह स्टेट्स भी कानून बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप प्रूफ कीजिए कि स्टेट्स कानून बना सकती है तो आप कोई कानून बनाया हुआ प्रूफ करोगे। लेकिन अगर हमें एग्जाम ओरिएंटेड प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे? हम बोलेंगे कि देखो, जो 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें हमें लिस्ट देखने को मिलती है। उसमें जो यूनियन लिस्ट है वो देखने को मिलती है, स्टेट लिस्ट देखने को मिलती है, कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर एक्सक्लूसिवली जो केंद्र सरकार है वो लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर एक्सक्लूसिवली जो राज्य सरकारें हैं वो लॉज बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो अब यहाँ से प्रूव होता है कि राज्य सरकारों के पास भी ये पावर है, क्योंकि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उस पर एक्सक्लूसिवली जो राज्य सरकारें हैं वो लॉज बना सकती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर कॉसी फेडरलिज्म है। कॉसी का मतलब होता है सेमी फेडरलिज्म। ये क्यों? क्योंकि उसके भी अनेक कारण हैं। जैसे कि कई सिनारियो ऐसे होते हैं जहाँ पर राज्य सरकार जो स्टेट लिस्ट में कानून बना सकते हैं उसकी भी पावर केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ तो जब इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, उस दौरान ऐसा सिनारियो हमें देखने को मिलता है। तो मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कॉसी फेडरलिज्म जो है वो देखने को मिल रहा है। खैर, फेडरलिज्म जो है वो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर फिस्कल। फिस्कल का मतलब क्या होता है? फिस्कल का मतलब होता है पैसा। फिस्कल का मतलब क्या होता है? पैसा। तो मतलब यहाँ पर जो पैसा है उससे रिलेटेड फेडरलिज्म, मतलब उससे रिलेटेड जो स्टेट्स है उनके पास पावर, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फिस्कल फेडरलिज्म। जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि फिस्कल फेडरलिज्म रेफर क्या किया जाता है? फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो गवर्नमेंट अदर यूनिट्स है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गया। अब हमारे यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी जो हमारे पास गवर्नमेंट देखने को मिलती है, अदर यूनिट्स देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में जो यहाँ पर पैसों से रिलेटेड जो भी सिनारियो रहेगा, रिलेशन रहेगा, उसे हम कहेंगे फिस्कल फेडरलिज्म। जैसे ये भी बोल रहे हैं कि पैसे दो ना, ये बोल रहे हैं कि तेरे ही लिए तो कमा रहे हैं भाई, ले ले पगले, है ना। यहाँ पर एसेंशियली यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, अलॉट किए जाते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। फिस्कल फेडरलिज्म हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि कॉस्ट इफिशिएंसी यहाँ पर बनाए रखे पब्लिक सर्विस के लिए। क्या है कि समझ लीजिए कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि किसी भी चीज़ को रूल करने के लिए जो पैसा है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब समझ लीजिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सब कुछ रहेगा, उन्हीं के पास अगर पैसा रहेगा, बार बार स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मांगना पड़ेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर मैं आपको घरेलू एग्जांपल दूँ तो जो फादर है वो यहाँ पर कमा रहे हैं। अब जो बच्चे हैं, जो सन है, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कमा नहीं पा रहे हैं। सन है या डॉटर है, जो भी है, वो कमा नहीं रहे हैं। तो ऐसे सिनारियों में इनको, जो बच्चे हैं, उनको हमेशा जो फादर है उनसे पैसे मांगते रहने पड़ेंगे। अब यहाँ पर अगर समझ लीजिए उनको कोई चीज़ ऐसी पसंद आई है कि उनको पर्सनली खरीदना है तो भी उनको फादर से पैसे मांगना पड़ेगा। लेकिन समझ लीजिएगा अब ये कमाने लग गए, इसका मतलब क्या हो गया कि अब इनके पास भी कुछ पैसे हैं और ये इंडिपेंडेंटली भी कुछ खरीद सकते हैं, इनको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही हमें फिस्कल फेडरलिज्म जो उसमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखते हैं फिस्कल फेडरलिज्म का, तो इंडिया में जो फिस्कल फेडरलिज्म है ओरिजिनेट होता है प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में। ओवर टाइम रिजिड यूनिटरी सिस्टम जो है वो यहाँ पर
चेंज होती है और उसमें हमें जो समझ लीजिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बाय 1858 जो स्टैंडर्डाइज सिस्टम है वो देखने को नहीं मिलती है, जहाँ पर जो समझ लीजिए जो अकाउंटिंग होती है वो यहाँ पर हो रही हो। लोकल गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ कलेक्ट करेंगे, एजेंट जो है वो रहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से कोई भी जो कलेक्शन है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही सब कुछ यहाँ पर देख रही है, इस तरीके का हो जाएगा। अब 1858 की जब हम बात कर रहे हैं तो सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो लाई गई थी। हम यहाँ पर ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे, ध्यान रखिएगा आप। बाद में फिर जब जो इंडियंस है वो बहुत बोलते हैं कि नहीं यार हमको भी यहाँ पर क्या है, हमको भी पावर चाहिए, आप ही यहाँ पर अगर सब कुछ करोगे सेंट्रलाइज सब कुछ रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। फिर उसके बाद 1919 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देखने को मिलता है, जहाँ पर सिस्टम ऑफ डायरकी जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है ना। बेसिकली डायर की प्रोविंस है ना, वो सब हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट रेवेन्यू जो है वो दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है। देन 1927 साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन फिर से ये एक्ट को रिव्यू करता है एंड उसी के साथ साथ जो फेडरेशन है, फेडरेशन वो यहाँ पर रिकमेंड करता है। तो इस तरीके से फेडरेशन जो है वो हमें नाम देखने को मिलता है। देन उसके बाद 1935 जो है वो एक्ट आता है, जहाँ पर कंप्लीट फेडरेशन जो है वो स्थापना होती हुई देखने को मिलती है ना। एक्सपर्ट कमेटी जो है वो आती 1931 में। लॉर्ड प्ली यहाँ पर चेयरमैन रहते हैं, वो एग्जामिन करते हैं जो फिजिकल रिलेशंस है सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, और यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि भाई हमको यहाँ पर शेयर जो है वो भी देना पड़ेगा। देन आता है 1935, जहाँ पर जो फेडरल सिस्टम है वो स्टैब्लिश की जाती है, प्रोविंस एंड इंडियन स्टेट्स एट टू डिस्टिंक्ट यूनिट। इसलिए यहाँ पर जो 1919 और 1935 है ये यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म जो है वो भी माना जाता है। तो अब यहाँ पर अगर आपको आए कि भाई फिजिकल फेडरलिज्म कौन से इसको माना जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अब आपको 1919 और 1935 ये आपको पता रहना चाहिए। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन जो है आपको अक्सर पूछे जाते हैं। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, फेडरलिज्म अगर हम देखें तो ये हमें समझ में आ गया है। फेडरलिज्म अब यहाँ पर काफ़ी आसान हो गया है समझना। उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टैक्सेशन पावर भी यहाँ पर स्पेसिफाई करती है, सेंटर के लिए भी स्टेट के लिए भी, है ना। रेवेन्यू जो है वो किस तरीके से शेयर होगा, बाकी सब इसके लिए हमारे पास फाइनेंस कमीशन जो है वो देखने को मिलता है, जिसका गठन जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, हर 5 साल में किया जाता है। अभी हमें 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो देखने को मिलता है ना। देन उसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में संशोधन किया गया। उसके पहले हमें जो वैट है वो देखने को मिलता था। ये सारी चीज़ें पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं हमारे काफ़ी आसान तरीके से मैंने वहाँ पर समझाई हुई है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो इनकम टैक्स है स्टेट्स, यहाँ पर उनको स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने का, एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करने का, अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस बोली, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिली। देन उसके बाद सेंट्रल ट्रांसफ़र टू स्टेट, कि भाई यहाँ पर कैसा है कि ठीक है जो सन है या डॉटर है, ठीक है, ये यहाँ पर फादर है, सन है, ये फादर समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सन है डॉटर है, इन ये भी थोड़ा बहुत यहाँ पर कमा रहे हैं लेकिन स्टिल उनको नहीं पूर रहा है। तो ऐसे सिनारियो में जो फादर है उनको अभी भी यहाँ पर जो पॉकेट मनी है वो यहाँ पर देनी ही पड़ेगी। तो ये हमें देखने को मिलता है कि सेंटर के पास जो पैसा आ रहा है वो ट्रांसफ़र होगा, वो तय किस तरीके रिकमेंडेशन पर, किसी फाइनेंस कमीशन के, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। उस जो 14 फाइनेंस कमीशन था उसने 42% जो जाएगा, मतलब समझ लीजिए 100 रुपये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं उसमें से 42 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर स्टेट्स में बटेंगे। अब स्टेट्स, इसको वर्टिकल डिवोल्यूशन हम बोलेंगे, वर्टिकल कि 42 रुपीज़ जो है वो सेंटर से चले जाएंगे स्टेट्स के पास। अब ये जो 42 रुपीज़ है हमारे पास एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स देखने को मिलते हैं, तो ये 28 स्टेट्स में कैसे बटेंगे उसको हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जो है वो कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड रहता है। तो इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, जनरल पर्पस जो है ट्रांसफ़र का वो यहाँ पर डिवॉल्व गवर्नमेंट वाया फाइनेंस कमीशन, जो मैंने अभी आपको बताया। फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है हर 5 साल में सिंस 1951 अंडर आर्टिकल 280। एंड ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इम्बैलेंस है, उसको हम कैसे यहाँ पर सॉर्ट करें। 15 फाइनेंस कमीशन जो है उसने ऑलरेडी रिकमेंडेशन जो है वो दे दिए हैं। वो भी यहाँ पर 42% जो है वो यहाँ पर रिकमेंडेशन सेम दिए थे जो 14 फाइनेंस कमीशन ने दिए थे, लेकिन आपको कई जगहों पर 41% जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण ये है कि 1%
1% जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको यहाँ पर जाता था। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको यहाँ पर बायफरगेट भी कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में, एंड उसी के साथ साथ इनको यूनियन टेरिटरी जो है वो भी बना दिया गया। इसी की वजह से अब ये जो 1% है ये इसमें से निकाल दिया गया और 41% जो है वो हमें देखने को मिलता है इफेक्टिव तरीके से। रिमेनिंग यहाँ पर सेंट्रल ट्रांसफ़र जो है स्टेट का वो स्पेसिफिक पर्पस ट्रांसफ़र ये सब देखने को मिलते हैं, एंड जो स्कीम्स होती है उसके तहत भी पैसे जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे प्लानिंग कमीशन, इसमें फॉर्मूला बेस्ड ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अभी यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है वो यहाँ पर एक फॉर्मूला पर होता है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाएगी। देन यहाँ पर आती है लोकल बॉडीज़। अब लोकल बॉडीज़ भी आप सभी को पता है भाई 73rd 74th अमेंडमेंट जो है वो हुआ था, जिसके तहत हमें यहाँ पर जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें 2 टियर की जगह 3 टियर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। मतलब पहले तो ऐसा था कि भाई जो फादर है एंड नीचे जो सन या डॉटर है वही थे, लेकिन अब यहाँ पर उनके भी बच्चे जो है उनके भी बच्चे यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए हैं, है ना। मतलब 3 लेयर्स यहाँ पर आ चुकी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन अब यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज एंड म्यूनसिपालिटीज़। आर्टिकल 243(1), 243I एंड Y ये फर्दर यहाँ पर नेसेट करते हैं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो यहाँ पर दिखेगा। जैसे सेंटर में हमें फाइनेंस कमीशन जो है वो देखने को मिलता है एज पर आर्टिकल 280, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर जब 73rd 74th अमेंडमेंट होता है, जिसके तहत पंचायती राज, म्यूनसिपालिटी 11th एंड 12th शेड्यूल का गठन भी किया जाता है, उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसका भी गठन होता हुआ देखने को मिलता है, जो यहाँ पर डिटरमाइन करता है कि भाई यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनके पास किस तरीके से टैक्स आएगा। यहाँ पर जो डिवोल्यूशन है स्टेट्स का वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ था। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो फाइनेंस कमीशन है, जो 14th फाइनेंस कमीशन है, उसने यहाँ पर सडनली इंक्रीज़ कर दिया था। मतलब 32% था उससे पहले, लेकिन 42% डिवोल्यूशन जाएगा वो यहाँ पर कर दिया था। एंड अभी भी वही हमें देखने को मिलता है ना। सिर्फ 41% क्यों है, वो जम्मू एंड कश्मीर की वजह से। देन उसके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 2 तरीके की आती है। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दूसरी आती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दोनों में डिफरेंस क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है उसमें ऐसा होता है कि भाई 100% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, और वही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में अगर हम देखें तो उसमें आपको 60-40 या फिर 75-25 इस तरीके का रेशो देखने को मिलता है। 60-40 मतलब क्या, 60 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एंड 40 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, 75 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 25 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस तरीके से हमें जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद सेंट्रलाइज प्लानिंग एरा, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, ये सब का यहाँ पर खात्मा होते हुए हमें देखने को मिलता है, जो ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है। गुड्स एंड सर्विस जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पर वैट बोलिए ये सब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, सीधा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ जाता है। जहाँ पर जो गुड्स है उन पर सीधा टैक्स आएगा। उसमें भी हमें 3 देखने को मिलते हैं, एक होता है CGST, एक होता है SGST एंड तीसरा होता है IGST। IGST वहाँ काम करता है जहाँ पर इंटर स्टेट जो ट्रेड है वो हो रहा हो, है ना। देन उसके बाद आउटकम बेस्ड बजटिंग जो है वो यहाँ पर होती है, ये इंट्रोड्यूस 17-18 में फॉर्म में आउटकम फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें जो मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन है वो किया जाएगा, क्योंकि नीति आयोग जो है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड यहाँ पर काम करती है, बेसिक से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। नीति आयोग जो है उसने यहाँ पर फेडरलिज्म को काफ़ी स्ट्रेंथन किया, जैसे कि जो चीफ मिनिस्टर्स है हर स्टेट्स के वो यहाँ पर साथ में आकर काम करते हैं, उनकी यहाँ पर मीटिंग्स होती है, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, सभी चीफ मिनिस्टर के साथ, सब ग्रुप जो होते हैं चीफ मिनिस्टर के, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, समझ लीजिए जो वेस्ट बंगाल है उसने अगर कोई ज़बरदस्त प्रैक्टिस लेकर आ गई तो महाराष्ट्र जो है वो उसको अडॉप्ट करेगा। समझ लीजिए अगर दिल्ली में आप गवर्नमेंट है उसने अगर कोई ज़बरदस्त काम कर दी तो वो अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अगर वो इम्प्लीमेंट करती है तो मतलब ये क्या हो गया, शेयरिंग हो रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयरिंग होगी। वेरियस सेक्टर, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट बोलिए, थीम बेस्ड जो एंगेजमेंट है वो बोलिए वेरियस सेक्टर्स की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोलिए, हिमालयन स्टेट्स बोलिए, आइलैंड्स बोलिए, ये सभी यहाँ पर मिलकर काम करेंगे। गवर्निंग काउंसिल जो है नीति आयोग की, इसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं सभी स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेटिव लिeutenants होते हैं। गवर्नर जो है यूनियन टेरिटरी यहाँ पर प्रोवाइड करती है, स्टेट्स के सभी स्टेट्स के यहाँ पर आते हैं, जिससे कि प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी जो उसकी यहाँ पर बात की जाती है। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेक्निकल एडवाइस जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, सेंटर, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज,
मॉडल एंड प्रोग्राम जो है डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है उसको प्रमोट करना। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी यहाँ पर होता है कि क्या है, आप कंपटीशन भी करना है। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो है ही जहाँ पर कोऑपरेट करके सब कुछ चीज़ें होनी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी होना है कि भाई कॉम्पीट भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। कॉम्पीट कैसे पता चलता है, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए जो इंडेक्स लेकर आते हैं कि हेल्थ इंडेक्स है, इसमें कौन सा स्टेट आगे है, कंपटीशन लेकर आ गए। वाटर मैनेजमेंट कौन सा स्टेट आगे है, एसडीडी इंडेक्स कौन सा स्टेट आगे है, तो उन स्टेट को यहाँ पर प्रोवाइड, मतलब बेसिकली क्या है, स्टेट्स कॉम्पीट करेंगे बेस्ट होने के लिए। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, है ना। जो मतलब वीकनेसेस है उसको यहाँ पर निकाला जाता है, कॉम्पिटिटिवनेस लाकर जो गुड गवर्नेंस है वो यहाँ पर स्थापित की जाती है। देन अब यहाँ पर जब मूविंग फॉरवर्ड की हम बात करते हैं तो इसमें जो भी चैलेंजेस है उसको यहाँ पर बैलेंस जो है वो मेंटेन करना है इफ़िशियंसी और इक्विटी में। उसी के साथ साथ जो भी यहाँ पर फेडरलिज्म में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, उसको यहाँ पर सॉर्ट करना है, उसको यहाँ पर सॉल्व करना है। उसी के साथ साथ कोविड क्राइसिस जो अभी आए थे उसमें भी अगर आपने देखा हो तो जो चीज़ें हैं टैकल करने में सक्सेसफुल रहे हैं, किस तरीके सेंटर और स्टेट जो उन्होंने यहाँ पर साथ में मिलकर काम किया और पेंडेमिक जो उसको यहाँ पर कम किया। 2 वेव्स जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। सेकेंड वेव जो है उसने काफ़ी आतंक जो है वो फैला दिया था। नए रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए, मैकेनिज़्म जो है वो यहाँ पर आना, 2 वे कम्युनिकेशन चैनल जो है वो यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि और जो विजन है वो आगे जा सकता है। इस तरीके से फिस्कल फेडरलिज्म जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ इनोवेशन की। अब देखिए पब्लिक हेल्थ 2 चीज़ें आ रही है। एक है हेल्थ, मतलब यहाँ पर तबीयत की बात हो रही है, पब्लिक लोग जो है उनके हेल्थ की। तो यहाँ पर जो चैलेंज आ रहा है भाई पेंडेमिक को मिटिगेट करना, सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी चल रहा है कि जो कोरोना है उसको मिटिगेट करना। अभी सेकेंड वेव खत्म हुई, सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा था, तो और यहाँ पर थर्ड वेव जो उसकी आशंका जताई जा रही है ना। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो हेल्थ है उसको अफोर्डेबल बनाना है और एक्सेसिबल बनाना है हर किसी के लिए, मतलब हेल्थ फॉर ऑल। ये यहाँ पर जो है एक सिनारियो हमें देखने को मिलता है जहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो मिले और हर किसी को मिले, जिससे कि कोई भी जो हेल्थ है उससे वंचित ना रहे। SDG 3 जो है हमारा कि हेल्थ जो है वो सभी को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एपिडेमिक्स है ना, कम्युनिकेबल डिसीजेस है, 2030 तक उसको हमें टैकल करना है। ये एम करता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो मिलना चाहिए एंड सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन वैक्सीन फॉर ऑल, ये भी यहाँ पर रहनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ अगर हम देखें तो साइंस ऑफ कीपिंग कम्युनिटीज़ हेल्दी, किस तरीके से डिसीजेस को प्रिवेंट करके, डिसीजेस जो होते हैं उनको हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। जो हेल्थ है उसको हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। जो समझ लीजिए जो पैसा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या है, समझ लीजिए कि अभी मैं 1000 रुपये जो है महीने का कमाता हूँ, ठीक है। अब उसमें से मेरे खाने वाने में 500 रुपये जो है वो चले जाते हैं। उसमें से अब मेरी सेविंग कितनी होगी, मेरी सेविंग जो है वो हो जाएगी 500 रुपीज़। अब मैं बोलूँगा ये 500 रुपये मैं सेव कर रहा हूँ एंड अगले महीने में मेरे पास जब 500 और अगले महीने की 500 हो जाएंगे तब मैं 1000 रुपये का एक मोबाइल फ़ोन जो है वो ख़रीदूँगा। अब समझ लीजिए कि इसी बीच मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, कोरोना हो जाता है और ये पूरे जो मेरे 500 रुपये हैं ये यहाँ पर दवाई में चले जाते हैं। तो अब ये हो गया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब पॉकेट ने सोचा नहीं था कि ये खर्च होंगे लेकिन हो गए। ये होता है आउट ऑफ पॉकेट। इसके नुकसान क्या होता है, इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होता है। ये मैं 500 रुपये सेव किया और 500 रुपये सेव करके मोबाइल खरीदना है, मतलब क्या है, कंपनी को प्रॉफिट होगा, मतलब जो ग्रोथ है हमारी इकोनॉमी की वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ये दवाइयों में लग गए, मैंने ये मोबाइल जो है वो नहीं खरीदा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ऑब्वियसली हमारी जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो एक्सपेंडिचर जो हेल्थ पर, ये यहाँ पर समझ लीजिए काफ़ी कम हमें एट प्रेजेंट देखने को मिलता है। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इसको और आगे ले जाया जाए लेकिन अभी काफ़ी कम होता है। उसकी वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अभी रिसेंट ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमें लोअर कैटेगरी में देखने को मिलता है। ये इकोनॉमिक सर्वे में हर साल अच्छे तरीके से हमको चीज़ें देखने को मिलती है। पब्लिक हेल्थ इनोवेशन क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि रेडिकली पब्लिक एंड प्रिवेंटिव हेल्थ सिस्टम जो है वो यहाँ पर रिवैम्प किया जाए, सही किया जाए, स्ट्रेटजीज जो है सही तरीके से फॉलो किया जाए। कैसे, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड, इंटरसेक्टोरल और जो स्टेक होल्डर अप्रोच है, पैन स्टेक होल्डर, पूरे इंडिया का स्टेक होल्डर अप्रोच, ये यहाँ पर मोबिलाइज किया जाए। इससे पब्लिक हेल्थ जो है वो सही तरीके से सुधरे। जो कम्युनिटीज़ है, इंडिविजुअल्स है, उनको टारगेट किया जाए, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर यहाँ पर काम किया जाए। किस तरीके से पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर, ठीक है, पब्लिक हेल्थ एजेंसी
यहाँ पर इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना, म्यूनसिपालिटीज़, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनके साथ मिलकर डिसीजेज जो है उनको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए डिसीजेज जो होते हैं, समझ लीजिए अगर कोरोना जो उसको हम प्रिवेंट कर लेते थे तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी वैक्सीन लाने की, ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि हमें दवाइयाँ लेनी है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाए, ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी बेड जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली क्या है, जो डिसीजेज है उनको प्रिवेंट करना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे तो प्रिवेंट अगर हम करते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, ये हमेशा से बोला जाता है। अब अगर प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर वो आगे बढ़ता है, ज़्यादा जाता है और इसीलिए फिर यहाँ पर बर्डन जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए अगर आपको कम करना है तो लाइफस्टाइल बोलिए, कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशन बोलिए, यहाँ पर सही तरीके से करने पड़ेंगे। जो पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट पोजीशन है, ये यहाँ पर डॉक्टर्स, ट्रेंड प्राइमरी जो क्यूरेटिव सर्विसेज है उसमें, जर्नलिस्ट, सिविल सर्वेंट्स है ना, लिमिटेड पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग जो है उनके पास होती है। जर्नलिस्ट, इससे तो बोला जा रहा था ना कि लैटरल एंट्री जो निकल कर आ रही थी सिविल सर्विसेज में, कि जर्नलिस्ट अप्रोच जो है वो होता है, अगर ऐसी कोई चीज़ आ गई तो हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, अगर स्पेशलिस्ट कोई हो तो उसको आसान जाता है। तो बेसिकली ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर लैक रहती है। जो लिंकेजेस है, रिस्क फैक्टर है डिसीजेस के, वो यहाँ पर पता नहीं होते हैं। जो यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी है, सोशल बिहेवियर साइंस है, हेल्थ सर्विस से रिलेटेड, वो पता नहीं होता। ये अगर पता तो हम प्रिवेंट जो है काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। जो प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर है, ये यहाँ पर मेजर पोर्शन कॉज करता है डिसीज़ का हमारे देश में। मैटरनल और चाइल्ड माल न्यूट्रिशन बोलिए, एयर पोल्यूशन बोलिए, अनहेल्दी डाइट्स बोलिए, हाई ब्लड प्रेशर बोलिए, हाई ब्लड ग्लूकोज बोलिए, टोबैको कंजम्पशन बोलिए, अनसेफ वाटर बोलिए, पुअर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस बोलिए, ये सारी चीज़ें जो है ये अकाउंटेबल है कि लोगों का जो यहाँ पर समझ लीजिए जो प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी एक सोल अथॉरिटी नहीं है हमारे यहाँ पर जो सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख सके और उसको यहाँ पर रिजॉल्व कर सके। अभी जो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए गए, गवर्नमेंट ने 2018 में अगर आप देखोगे आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया, जहाँ पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। ये देखने को मिलते हैं, एक तो मतलब यहाँ पर जो हेल्थ कवरेज है वो भी देना है, दूसरा यहाँ पर जो समझ लीजिए जो इंश्योरेंस है, मतलब पैसा जो है वो खर्च ना हो। इस प्रोग्राम में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो यहाँ पर सेटअप किए गए, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर कम्युनिटी, जिसमें हमें एसेंशियल ड्रग्स बोलिए, वेलनेस सर्विसेज, ये सब जो है वो हमें देखने को मिली। उसी के साथ हेल्थ कवरेज जो है, जो गरीब इंसान है उसका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उसको कम करने के लिए यहाँ पर इंश्योरेंस, कि भाई तुम जाओगे तुम्हारा फ्री में जो है वो इलाज हो जाएगा। न्यूमरस प्रोग्राम जो है डिज़ाइन किए गए हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड। उसी के साथ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर जो स्मॉल पॉक्स है, पोलियो, उसको एरेडिकेशन की कोशिश की जा रही है। मोर एवर वेरियस नेशनल प्रोग्राम जो है हेल्थ पर वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड बोलिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने से रिलेटेड बोलिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए बोलिए, जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए बोलिए, कई सारे यहाँ पर जो डिज़ाइन जो है वो स्टेप्स किए गए हैं। उसी के साथ यहाँ पर जो कॉल है वो भी दिया गया है टीबी के लिए, मलेरिया के लिए, कि भाई टीबी जो उसको हमें ख़त्म करना है, मलेरिया जो उसको हमें ख़त्म करना है। तो वे फॉरवर्ड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ एक्शन जो है मल्टीपल लेवल पर मोबिलाइज करना, ये इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है कि भाई एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो जिससे कि हम यहाँ पर सही तरीके से जो बिहेवियर है वो चेंज लाकर, जो चॉइसेस है वो हेल्दी लाकर, कि आप खाइए, आपकी चॉइस है लेकिन आप हेल्दी खाइए जिससे कि आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो प्रिवेंशन जो है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। जो प्रैक्टिसेस है योगा का, रेगुलर एक्टिविटी, वो हम यहाँ पर कर ले सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर से, जिससे कि योगा अगर हम करते हैं तो चांसेस जो है बीमार पड़ने के कम हो जाते हैं। जो टोबैको है, अल्कोहल है, अनहेल्दी फूड से उस पर टैक्सेस इंक्रीज़ कर दो, जिससे क्या होगा कि लोग जो है वो कम खाएंगे। जो आयुष सर्विस है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से कोरिलेट करो। विलेज हेल्थ सैनिटेशन जो है, क्योंकि देखिए बहुत सारी जो है सैनिटेशन की वजह से भी बीमारियाँ फैलती है, तो सैनिटेशन अगर सही तरीके से होगा तो बीमारियाँ कम होगी, इसलिए इसको स्ट्रेंथन करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मल्टीपल चैनल जो है, स्कूल्स में बोलिए, कॉलेजेस में बोलिए, वहाँ पर भी सैनिटेशन इंप्रूव करना, बिहेवियरल चेंज इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन, वाटर सैनिटेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनसिपालिटीज़, वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो है कैडर के, जहाँ पर हमें एक डेडिकेटेड कैडर फॉर्म करना होगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर, तो उसमें ट्रेन ऑफिशियल्स रहने चाहिए पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। उनको पता रहना चाहिए कि भाई बिहेवियरल चेंज लाना है तो कैसे लाना है, किस तरीके से क्या करना चाहिए, क्या लॉजिकली कैसे बताना पड़ेगा। ट्रेनिंग जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में वो प्रोवाइड करना। उसी के साथ जो करियर पाथवेज है वो यहाँ पर बनाना हायर लेवल पर।
उसी के साथ साथ जो मिड लेवल प्रोवाइडर है, जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर वेलनेस सेंटर को मैनेज करने के लिए, वहाँ पर सही तरीके से जो है वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। जो मास्टर्स लेवल क्वालिफिकेशन है स्पेसिफाइड ट्रेनिंग के साथ, वो यहाँ पर लीडरशिप पोजीशन यहाँ पर देना। उसी की तरह इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं तो मॉडल पब्लिक हेल्थ जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए, जो गाइडलाइंस है एक कैडर फॉर्म करने के लिए वो फॉर्मुलेट की जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर की जा सकती हैं। उसी के साथ एक फोकल पॉइंट जो है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड सेंटर और स्टेट काउंटर पार्ट्स में वो क्रिएट किया जाए। इससे अपने आप जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती जाएगी। मतलब काउंटर पार्ट पब्लिक हेल्थ एजेंसी अगर क्रिएट करते हैं हर स्टेट में जहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं करती है, अप्रोप्रिएटली यहाँ पर उनको एम्पावर्ड किया जाए, जिससे कि क्या होगा कि वो एक वाइटल रोल प्ले करे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके सपोर्ट के साथ। बाकी मेजर्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो पब्लिक हेल्थ एक्ट है वहाँ पर जो ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ पर सुधारी जाए। जो कॉम्प्रिहेंसिव MIS है वो यहाँ पर डेवलप किया जाए। जो रोल है टेक्निकल डायरेक्टर का वो यहाँ पर सुधारा जाए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से पब्लिक हेल्थ इनोवेशन हो गया। अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंस इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। काफ़ी सारे ब्रिजेस, काफ़ी सारे डैम्स, काफ़ी सारे जो हाईवेज़ है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर विजन जो है हमारा और आगे का है। जो ट्रेन बोलिए, बुलेट ट्रेन बोलिए, वहाँ से लेकर तो हाई स्पीड ट्रेन, मोनो रेल, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। और इकोनॉमी जो है, जब हम कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी इकोनॉमी जो है वो भी यहाँ पर आगे बढ़ती है। और उसी के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट उसके लिए लगती है। और गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, जहाँ पर हमने इकोनॉमी के कोर्स में समझा हुआ है कि यहाँ पर जो इकोनॉमी है उसमें कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट काम करती है। रिसेंटली नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अनाउंस किया गया। इन्वेस्टमेंट प्लान जो है अनवील्ड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम एनहांस कर सके, है ना। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पैसे जो है वो भी यहाँ पर अलॉट किए गए थे। देन यहाँ पर 8 डायमेंशन जो है वो देखने को मिलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग, यहाँ पर ग्रेटर फोकस अनेबल करना, जिससे कि PPPs यहाँ पर सही तरीके से फैसिलिटेट हो सके, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली या दोनों ही, यहाँ पर कुछ केसेस में इवन बंडल। पावर सेक्टर जो है वो गुड एग्जांपल है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वर्टिकली अनबंडल्ड है, जनरेशंस, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये सब। मतलब बेसिकली क्या है, सही ढांचा जो है वो यहाँ पर बन जाए। हमारे पे प्रॉब्लम क्या होती है, ढांचा जो है वो सही तरीके से नहीं होता है। समझ लीजिए अभी अगर हम जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्कॉम है, उसमें भी प्रॉब्लम क्या आती है, डिपार्टमेंट जो है वेरियस अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। भाई एक डिपार्टमेंट बनाओ है, सुझाव जो है वो एक आर्टिकल में दिया गया था कि सही तरीके से एक डिपार्टमेंट बनाओ, या मिनिस्ट्री ही बनाने की बात की गई थी, लेकिन मिनिस्ट्री बनाना इतना आसान नहीं होता है, तो डिपार्टमेंट ही बना दो। डिपार्टमेंट अगर हम बना देंगे तो अपने आप चीज़ें जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, जब अच्छा हो तो सब क्रेडिट लेने आ जाते हैं, लेकिन बुरा हो तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर इंक्लूजन जो है, स्पेशली अफोर्डेबिलिटी कुछ यूज़र सेगमेंट की इश्यूज़ पर, वो यहाँ पर रहना चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर जो यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड यहाँ पर क्रिएट करता है, जो कमर्शियली वायबल कॉल्स है उनको यहाँ पर परसेंटेज सोर्स करके। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एविएशन जो उन्होंने भी यहाँ पर क्रॉस सब्सिडी मॉडल जो है वो ट्राई करने की कोशिश की है। अब रियल क्वेश्चन यहाँ पर रहता है, सब्सिडी जो है वो यहाँ पर सब्सिडी बेस जो है वो यहाँ पर किस तरीके से अलाउ होंगे, किस तरीके से रहेंगे, किस तरीके से डिस्कवर किए जाएंगे। तो सब्सिडी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक जो है वो बन जाती है। ये सब्सिडी जो है वो ऐसा वेस्ट ऑफ मनी जो है वो माना जाता है रेदर देन इन्वेस्टिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रिजेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ब्रिज बना रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उससे रोज़गार मिल रहा है लोगों को, लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है, लोग खरीदी करेंगे। लेकिन वही अगर हम बात करें जब हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो वेस्ट ऑफ मनी माना है, क्योंकि वो सब्सिडी जो है वो दे दी, उसके अकाउंट में चली गई, अब वो उसे क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ बताते नहीं आता है ना। रोड सेक्टर अगर हम देखते हैं, इनिशियल PPP स्ट्रक्चरिंग ये अटेम्प्ट किया गया था, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। तो ये जो चीज़ है, ये भी सारे जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है ये भी हमने हमारे इकोनॉमी के इसमें कवर किए हुए। वायबिलिटी गैप फंडिंग बोलिए, है ना, ये हमें उड़ान स्कीम जो है उसमें भी देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो प्रोजेक्ट है वल्नरेबल हो रहे थे टोल रेवेन्यू बेस्ड रिस्क में, उसको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो है वो यहाँ पर लाया जाता है। हाइब्रिड ये वाला भी हमने ऑलरेडी हमारे इकोनॉमी के लेक्चर जो उसमें कवर किया हुआ है, डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है उसमें, है ना। तो ये सारी कंपटीशन जो है वो यहाँ पर आती है डिफरेंट सेक्टर्स की, ये सब देखने को मिलता है।
सोर्सिंग जो है यहाँ पर बजटरी सपोर्ट, प्राइवेट फंडिंग, तो ये सारी जो फंडिंग है वो तो मिलती ही है कि भाई बजट में भी उसको पैसा दिया जाएगा, जो प्राइवेट फंडिंग है वो भी यहाँ पर दी जाएगी। देन उसके बाद जो बिडिंग है वो भी हमें देखने को मिलती है, जो टेंडर्स है वो यहाँ पर दिए जाते हैं, है ना, जो एयरपोर्ट है उसके लिए बोलिए, जो रोड्स है उसके लिए बोलिए, तो वेरियस जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप किए गए हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेशन कमीशन, टैरिफ अथॉरिटी, मेजर पोर्ट, तो ये बहुत सारी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर बनाई गई है। एपिलेट है, ईच रेगुलेटर, यहाँ पर अपील जो है वो भी की जा सकती है, जो प्रॉब्लम्स हो तो वो सुनी भी जा सकती है, मतलब ट्रिब्यूनल जो होता है उसकी तरह। और उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो अभी भी प्रॉपर तरीके से रेगुलेट जो है वो नहीं हो पा रही, निगोशिएट नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पर की टेक अवेज अगर हम देखते हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के, तो ये है कि सब्सिडाइज डेवलपमेंट ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर 3 टियर और 6 टियर सिटीज़ में, मतलब पेमेंट जो है डिजिटल, क्योंकि डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पर होना चाहिए प्रॉपर स्कीम के लिए। यहाँ पर एडवाइजरी काउंसिल जो अंडर चेयरमैनशिप ऑफ आरबीआई डिप्टी गवर्नर, उसी के साथ फंड जो है वो ऑपरेशनल फॉर 3 ईयर्स इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1 2021, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट, मॉनिटर करना आरबीआई के असिस्टेंट्स को, ये सारी चीज़ें। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इतनी कुछ खास चीज़ें यहाँ से निकलती नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे PIDF प्रेजेंटली कॉर्पस इतने करोड़ का है। देखिए जो आंकड़े होते हैं ना ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये मोस्टली यहाँ पर एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क अगर हम देखते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट, ये हमने ऑलरेडी हमारे एनवायरमेंट के कोर्स में देखा हुआ है कि इंडिया जो है उसकी पॉलिसी यहाँ पर एक्सप्लिसिटली फोकस ले नहीं कर रही है इफेक्टिव इंटीग्रेशन क्लाइमेट रेजिलिएंट कंसर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में। जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहे हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट भी रहना चाहिए, नहीं तो क्या है कि वो और ज़्यादा फैलाएगा प्रॉब्लम, पोल्यूशन फैलाएगा, उतना ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस भी इमिशन होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ेंगे और हमारा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता ही जाएगा। हम जो यहाँ पर टारगेट सेट करते हैं वो हम टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो फ्रेमवर्क है क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो यहाँ पर जो सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से रिड्यूस कर सकती है। अग्रेसिव स्ट्रेटेजी जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट को इंटीग्रेट करने की, वो यहाँ पर प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ये सब कुछ यहाँ पर कर सकती है। इंडिया का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाना चाहिए, रिस्पॉन्ड टू रिकवरी रैपिडली फ्रॉम डिस्ट्रप्शन ऑफ एनी कॉज, कोई भी कॉज है डिस्ट्रप्शन से अच्छे से उसको बनाना चाहिए। इसमें हमें फ्लैगशिप स्कीम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अमृत, देन प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, जो एम्फेसिस दे रहे हैं यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलियंस पर भी, नेशनल एक्शन प्लान जो है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो कई सारे ऐसे जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नीड है यहाँ पर टेक्निकल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने की, जिससे कि क्लाइमेट मॉडलिंग एंड प्रोजेक्शन जो है सही तरीके से हो सके। इसके लिए क्या है, जो क्लाइमेट को कितना फ़र्क पड़ रहा है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जिसको कहा जाता है ना, जो हमने कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि भाई ये लाइव्स एंड लाइवलीहुड सेव करता है, इकोनॉमिक लॉस मिनिमाइज करता है, इफिशियंसी जो है रिसोर्स डेवलपमेंट में वो इंश्योर करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट है ये भी ख़त्म होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पेरिस अग्रीमेंट की। तो पेरिस अग्रीमेंट क्या है, तो पेरिस अग्रीमेंट भी हमने हमारे इकोनॉमी के जो अपना एनवायरमेंट का जो कोर्स है उसमें कवर किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मल्टीलैटरल अग्रीमेंट है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का जो साइन किया गया, जिससे कि यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, उसको यहाँ पर रिड्यूस मिटिगेट किया जा सके, कम किया जा सके। टेम्परेचर टारगेट है भाई, यहाँ पर टेम्परेचर टारगेट 2 डिग्री भले ही बोला गया, लेकिन 1.5 जो है वो रखा गया, 1.5 से ज़्यादा जो है वो नहीं रहना चाहिए। इमिशन गोल्स अलग अलग रखे गए। नेट जीरो इमिशन, नेट जीरो इमिशन मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि समझ लीजिए कि आप अगर 2 बियर जो है वो पी सकते हो, आपका शरीर डोलता नहीं है, लेकिन आपने पी ली 10 बियर, तो आपका शरीर जो है वो डोलने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा हो गया है जितना आपका शरीर पचा सकता है। उसी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट की भी जो कार्बन है उसको पचाने की क्षमता होती है। अब उससे ज़्यादा अगर हो गया तो हमारा एनवायरनमेंट भी डोलने लग जाता है। तो उतना ही रिलीज़ करना, आप इतना ही पीना जितना आपका शरीर जो है वो पचा सकता है, उसको बोलेंगे नेट ज़ीरो दारू। उसी तरीके से उतना ही इमिट करना जितना हमारा एनवायरनमेंट ले सकता है कार्बन को, उसको हम कहते हैं नेट ज़ीरो इमिशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें अचीव करना है। इंडिया ने बोला है ना भाई 2070 तक हम अचीव कर लेंगे, अभी जो ग्लासगो हुआ था उसमें।
बर्डन शेयरिंग कि भाई डेवलप कंट्रीज जो है उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ को साथ देना चाहिए कि हमारी हेल्प करो यहाँ पर। नॉन बाइंडिंग वॉलंटरी टारगेट्स हैं, तुम्हारी मर्जी है भाई कि तुमको करना है करो, नहीं करना है तो तुम पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो नहीं करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, रिव्यू मैकेनिज्म हर 5 साल का, देन क्लाइमेट रिलेटेड लॉस कि भाई किस तरीके से लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखना। नेक्स्टली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो करते हैं मतलब कंट्रीब्यूशन दैट नीड टू बी डन बाय ईच कंट्री, जिससे कि ओवरऑल ग्लोबल गोल जो है वो अचीव हो सके। मतलब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि कंट्री डिटरमाइन करेगी कंट्रीब्यूशन कि ये कंट्रीब्यूशन से हम जो ग्लोबली हमें जो अचीव करना है वो हम अचीव कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन हर 5 साल में यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा, नॉट लीगली बाइंडिंग है। एंड सभी कंट्रीज़ का टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ रहे, वो भी यहाँ पर मीट होने चाहिए। तो यहाँ पर कंट्री जो डेवलप कंट्रीज़ वो यहाँ पर हेल्प करती है। ट्रैकिंग, जो प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, पेरिस एग्रीमेंट के बाद कंट्रीज़ ने स्टैब्लिश किया ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, है ना। जो स्टार्टिंग इन 2024 कंट्री जो है रिपोर्ट करेंगे ट्रांसपेरेंटली कि उनके क्या क्या एक्शंस रहे हैं, क्या मेजर्स उन्होंने लिए जैसे कि मिटिगेट कर पा रहे हैं ये सब। एंड उसे इंटरनेशनल प्रोसीजर जो है रिपोर्ट सबमिट करने की, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। क्या अचीव हुआ है, अब देखिए हमने अचीव करने की बहुत कोशिश की है, राइट फ्रॉम आप क्योटो प्रोटोकॉल से देख सकते हो, है ना, कार्बन जो है उसको रिड्यूस करने की, लेकिन स्टिल कार्बन इमिशन जो है वो इंक्रीज हो ही रहा है। ज़ीरो कार्बन सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो भी उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रही है और डेवलपिंग कंट्रीज़ को मौका नहीं मिल पा रहा है। एंड पेरिस अग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल से अगर हम देखते हैं तो डिफरेंस डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनको अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेंशन किया जा रहा है। पहले अगर आप देखोगे तो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है उन पर बाध्य था कि आपको चीज़ें करनी है, अब यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज जो उनको भी लिया जा रहा है। ये पूरा जो सिनारियो है ये मैंने पूरा जो टाइमलाइन है उसके तहत ये एक्सप्लेन किए हुए हैं सारे, तो वो उसी में इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और जो PDF है, PDF टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ से ले लीजिएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट प्लेज, पेरिस एग्रीमेंट के दौरान डेवलप कंट्रीज जो उन्होंने कमिट किया था कि भाई हम पैसा जो है प्रोवाइड करेंगे, जो बैलेंस है मिटिगेशन एडाप्टेशन उसके बीच में रखेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो भी दुखी हो गया था। इंडिया ने बोला था ये सही नहीं हो रहा है ना। इंडिया की कमिटमेंट अगर हम देखते हैं तो अभी एट प्रेजेंट ग्लासगो के हिसाब से अगर हम देखते हैं 2070 तक इंडिया ने बोला है कि भाई हम यहाँ पर जो नेट जीरो इमिशन है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज जो है उसकी तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। इंडिया ने काफ़ी जो प्रोग्रेस है वो भी यहाँ पर किया है, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए जो इंटेंसिटी है 21% ओवर लेवल अगर हम देखते हैं, सोलर कैपेसिटी जो उसको ग्रो किया है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है ना। इंटरेस्ट सोलर अलायंस में पायनियर रहा है, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें बोलिए जो रिपोर्ट है इमिशन गैप रिपोर्ट, उसमें भी इंडिया जो है वो टॉप 9 इसमें हमें देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर की भी, क्योंकि ये भी एक लास्ट पार्ट जो है हमारा बचता है। तो पिंगाला ये एक एंशियंट मेडिवल इंडियन मैथमेटिशियन है। इन हिज जो ट्रीटाइज चंद्रशास्त्र था उन्होंने यहाँ पर नाम जो है वो दिया है नोन फॉर फिबोनाची नंबर्स। तो सेम जो है वो लेटर एक्सप्लेन किया गया जैन फिलोसोफर के द्वारा भी। और यहाँ पर जो फिबोनाची सीक्वेंस है स्टार्ट होता है 0 से 1 एंड एवरी नंबर जो है सीक्वेंस में इज द सम ऑफ 2 नंबर्स जस्ट बिफोर इट। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आपको पता रहना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं म्यूज़िक एंड डांस, तो यहाँ पर मुगल्स इंट्रोड्यूस किए नए इंस्ट्रूमेंट इंडिया में, जैसे कि यहाँ पर जो कमंचे है, रबाब है, ये यहाँ पर एक तार है, दो तार है, सितार है। तो ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं मॉडिफाइड वर्जन के साथ। नॉर्थ इंडियन का क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो डीपली इन्फ्लुएंस हुआ है कयाल, कवाली ये सब से। एंड देन ठुमरी जो है वो ऐड किया गया कथक में। तो ये क्या होता है, कभी कभार प्रीलिम्स में ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको अक्सर पूछ लिए जाते हैं। फोक पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग जो है महाराष्ट्र की, मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार की, गोंड पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश की। तो ये भी कुछ पेंटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है। आर्किटेक्चर अगर हम देखते हैं तो एंशिएंट इंडिया टेम्पल्स ये आर्किटेक्चरल वंडर्स थे। मीनाक्षी अगर हम देखते हैं टेम्पल मदुराई में 1000 पिलर्स परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ, मजाक की बात नहीं होती। ये सारी जो चीज़ें हैं आर्ट एंड कल्चर जो उसमें कवर हो ही जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सिर्फ नाम जो होते हैं ना, ये नाम आपको यहाँ पर पता रहने चाहिए, क्योंकि नाम पर आपको क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो जनवरी का योजना जो एडिशन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट अभी कुरुक्षेत्र, देन उसके बाद जो फरवरी महीना है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय